नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। आज की इस कड़ी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक सोल्जर स्कॉलर से, जिनका नाम है ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, जय हिंद। आपको बता दें कि इनका करीबन 37 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय बॉर्डर पर लड़ते हुए, आतंकवादियों से आमना-सामना करते हुए बिताया है और ऐसे बहुत से इनके एक्सपीरियंस हैं जो हम आज के इस पॉडकास्ट शो में जानेंगे। आपको बता दूँ कि रिकॉर्डिंग से पहले भी बात करते हुए इन्होंने मुझे ऐसे बहुत से किस्से बताए जिनसे मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि इनको तो और जानना चाहिए और सब तक पहुँचाना चाहिए। सबको जानना चाहिए कि किस तरह मेडल्स और रैंक्स के पीछे जो यूनिफ़ॉर्म है, उसके पीछे कितनी कहानियाँ हैं। ये सिर्फ़ सोल्जर का एक जीवन मेडल्स, रैंक्स या अवार्ड्स में नहीं, परंतु उन कहानियों में होता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। उनको जानना, उनको समझना, हम सब में कितनी कुछ नई भावनाएँ पैदा कर सकता है और हमें और प्रेरणा भी दे सकता है। तो आइए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके सफ़र के बारे में। करीबन 37 साल पहले आपने आर्मी जॉइन करी होगी। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? आप कहाँ आपका जन्म हुआ और किस तरह से आपकी पूरी परवरिश हुई और किस तरह से शुरू हुआ आपका सफ़र? नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस अथाह समुद्र में आपने मुझ जैसे एक सैनिक को चुना, पॉडकास्ट के लिए चुना। थैंक यू सो मच। मैं रहने वाला रेगिस्तान का हूँ और बचपन मेरा बाड़मेर के सिवाना के एक छोटे से गाँव गुड़ानाल में बीता। बहुत साल मैंने बकरी, भैंस और ऊँट चराए। ऊँटों का अच्छा सवार हूँ मैं। उसी की बदौलत एनडीए में मैंने पोलो भी खेला। वहाँ से निकल कर के थैंक्स टू माय फादर, जिन्होंने ये दूरदृष्टि देखी और मुझे दिखाई, जिसकी वजह से मैंने एनडीए जॉइन किया और वो भी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं मेरे लिए। मेरी माँ और मेरे पिता। माँ अनपढ़ है लेकिन पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार है। पिता मेरे दूसरे विश्व युद्ध से के दौरान 1945 में उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइन किया था, 1945 में, और एक सेलर के तौर पे उन्होंने नौसेना ज्वाइन की थी और वो सिग्नलर थे, कम्युनिकेशन के अंदर थे। और अगर आपको ध्यान हो, 18 फरवरी 1946 को भारतीय नाविक विद्रोह हुआ था। वो मेरे पिता और उनके दोस्तों ने शुरू किया था HMIS तलवार में, जिसके लिए उनको काले पानी की सज़ा हो गई थी। वो वहाँ से निकाल करके बाहर भेज दिए गए और 6 महीने उनको वहाँ पे कैद रखा। और वो जो हादसा शुरू हुआ, उसकी वजह से पूरा जो नेवल म्यूटिनी अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया था, जिसके बाद फिर भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने, सुभाष चंद्र बोस की आईएनए ने, इन सब ने मिलकर के विद्रोह जब कर दिया, तब अंग्रेजों की टांगें खड़ी हो गई। वो भागने को आतुर थे, पर डर ये था कि अगर हमारे समुद्री पोर्ट बंद हो गए तो हम जा भी नहीं पाएंगे। एक शुरुआत हुई थी उस एक चिंगारी से, जो मेरे पिता ने शुरू की थी, मोर्स कोड से सभी को बता करके। वो था मेरा प्रेरणा का स्रोत, अगर आप बात करना चाहें। और उन्होंने कभी जिंदगी में ये कहा नहीं कि कुछ कर ले, लेकिन उनके एक्शंस बताते थे कि बहुत कुछ किया जा सकता है। वहाँ से निकल करके मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में गया और नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। वहाँ से फिर आईएमए और आईएमएस से मैंने भारतीय सेना ज्वाइन किया, इन्फेंट्री ज्वाइन की मैंने। 15 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स मेरी यूनिट रही है, जहाँ मैं कमीशन हुआ, जहाँ पे मैंने पूरी ज़िंदगी सेना का जो मेरा धर्म था, वो धर्म युद्ध निभाया। कमांड के लिए मैं 4 J&K राइफल्स के लिए आया, जिसके साथ अगेन मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर और फील्ड के अंदर सेवाएं दी। और उसके बाद फिर समय चलता रहा। और जब दुश्मन सामने खड़ा होता है, आपने ज़रूर ऐसा कुछ महसूस किया होगा। आप खुद आपने बताया कि आप पोस्टेड थे, तो आतंकवादियों से जब असल में आतंकवादी या कोई भी दुश्मन सामने होता है, तो उस समय कैसी फीलिंग होती है? और आपने कोई किस्सा आपको याद हो, आप जब कभी फेस टू फेस हुए हों उस समय, किस समय का कोई आपका कुछ याद आ रहा हो तो? अर्निशा, मैंने वर्दी पहनी है और वर्दी मैंने समाज पे नहीं, दुश्मन पे गोली चलाने के लिए पहनी थी। और मैं पैदल सैनिक हूँ। उस महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या
छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का वो सैनिक जो हमेशा तलवार लिए दुश्मन पर वॉर करने को तैयार रहता था। तो मुझे सिखाया ही यही गया था कि तुमने अगर क्षत्रिय की वर्दी पहनी है तो क्षत्रिय धर्म निभाओ, और क्षत्रिय धर्म कहता है कि शत्रु का विनाश ही तुम्हारा धर्म है। और अगर मुझे वो करना है तो संकुचित क्यों हूं? धुरंधर देखिए, और धुरंधर के अंदर एक किससे वहां जहां की वो मिलिटेंट के साथ ऑपरेशन करना पड़ता है या मिलिटेंट के साथ उसको इंटरोगेशन करना पड़ता है, तो ऐसे बहुत सारे हादसे हुए जबकि मिलिटेंट। एक एक किस्सा था जबकि हमने मिलिटेंट को पकड़ लिया। अब कहने को वो मिलिटेंट है, टेररिस्ट है, पर है तो अपने ही उन गांव का नौजवान लड़का, भूला भटका लड़का, 20 साल का लड़का जिसके दाढ़ी ठीक से नहीं आई, किसी ने उकसाया, पाकिस्तान भाग गया, पाकिस्तान ने AK-47 पकड़ा दी, इधर आकर के हीरो बन गया। जब हमने उसको पकड़ा उसके ग्रुप के साथ में, लकीली उसको गोली नहीं लगी, तो हमने उसको पकड़ लिया। पाँव में गोली लगी, उसको डॉक्टर ने उसको ठीक किया। तब मैंने उसका इंटरोगेशन किया, उससे बातचीत की। और जब मैंने उसको इंटरोगेशन वो वाला नहीं जिसको आप समझ रहे हैं कि उसको प्रताड़ित किया जाता हो, बट सिंपल बातचीत। और जैसे ही मैंने बात किया कि यार तेरी माँ तो मेरे पास रोज आती है, तेरे पिता उस गांव के रहने वाले हैं, इस जगह काम करते हैं, ये सब कहानी है, तू क्यों भाग गया भाई बाहर? और जैसे ही मैंने उसका साइकोलॉजिकल कॉर्ड, दिल टच किया, वो लड़का पसीज करके उसने मुझे सारी कहानियां खुल करके बताई। और जिस टेररिज्म को हम बहुत बड़ी चीज मानते हैं, अगर आप उन लोगों के दिल को छू लो, वो खत्म हो सकता है। सिर्फ बड़ी बात यह है कि हमको देश के लेवल पे, नेशनल लेवल पर जो रूट कॉजेज हैं उनको काटने की जरूरत है। और मैं बधाई देना चाहता हूं इस सरकार को जिन्होंने इसको काटा। अब हम उनकी नहीं भुगतते, वो हमारी इस सोच से ही डरते हैं कि पता नहीं कब ये कुछ कर देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। क्या कुछ कहेंगे इन मूवीज के बारे में आप कि क्योंकि आम लोगों के लिए तो ये थोड़ा सा जरिया बनते हैं कि मूवीज के थ्रू हम जान पाए कि क्या हो रहा होगा, अनुमान लगाते हैं बस कि क्या हो रहा होगा बॉर्डर पे। तो इस तरीके से हमें चीजें मूवीज में देखने को मिलती हैं, पर आपने तो वो रियल लाइफ में जी हैं। पहली बात मैं मोटिवेशन से ही शुरू करता हूं। आपको या मुझे मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप अनुशासित हैं, स्व अनुशासित हैं, खुद को अगर आप अनुशासन के तौर पर चला सकते हैं, तो वो डिसिप्लिन अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सुबह उठिए, अपना काम कीजिए, वही मोटिवेशन है। बॉलीवुड पूरा का पूरा एक नैरेटिव पे चलता था, और मैं देश को बताना चाहता हूं कि ये नैरेटिव बदलने की जरूरत है। नैरेटिव क्या होता था कि गांव के अंदर एक पंडित है जो हर जगह अपनी सो कॉल्ड बदमाशी करता है, और एक 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 वो चाचा है, मुसलमान चाचा, टोपी लगाए, वो AK हंगल साहब उनका बहुत रोल किया करते थे। और वो बिल्कुल समझदार, बहुत ही शांत प्राणी है जो सबको समझदारी की बातें बताया करता था। ठीक है, उसका नतीजा क्या हुआ आप देखिए। कश्मीर से 89 में कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के भगाया गया, हम कुछ नहीं कर पाए। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो उसी नैरेटिव का नतीजा है। पर पिछले 15-20 साल से जो ये नैरेटिव चेंज होने की कार्रवाई, मुझे नहीं पता कि आपको या देशवासियों को समझ में आ रही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जी बिल्कुल कि ये नैरेटिव हमको चेंज करने की जरूरत है। और ये जो फिल्में आजकल आ रही हैं, ये इसका एक उदाहरण है। पहला तो मेरी लाइफ के लिए आप पॉडकास्ट क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप एक सोल्जर की लाइफ आम नागरिक को बताना चाहते हैं। जिस तरह से मैंने दुश्मन को झेला है, उसने मुझ पे गोली चलाई है, आप तो खुशी खुशी बात कर रही है, मैंने टोपी लगा रखी, सब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप तब कहां थी जब मिलिटेंट मेरे पे गोली चला रहा था? वो जंगल के अंदर पेड़ के पीछे मैं छुपा हुआ दबा बैठा था कि यार पता नहीं कहां से गोली आएगी। और उस दबे रहने की वजह से साइड से देख करके, इधर से निकल के उधर से निकल के जब मैंने मिलिटेंट को मारा, आप आज कहते हो हमारे फौजी बहुत बहादुर है। जान पे खेल के मेरे जैसे सैनिकों ने और सेना ने न केवल देश की इज्जत बचाई बल्कि देश को सुरक्षित रखे हुए है। ये बात हर भारतीय को पता होनी चाहिए थी। और आप आज क्यों देखिए, आप आचार्य चाणक्य पे जाइए जी,
जब अलेक्जेंडर ने हमला किया था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे देश के अंदर जाकर के जागृति फैलाई। इसी जागृति की आज भी जरूरत है और यही धुरंधर के अंदर दिखाया गया है। और जैसा कि आपने कहा, बहुत से ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत से त्याग करने पड़ते हैं, पूरी जर्नी में रहा होगा ऐसा आपके लिए। तो कुछ और आप बताएँगे, कोई ऐसा डिसीज़न आपने लिया हो, जो आपको आज भी याद हो, कि जो बहुत अहम हो आपकी सर्विस के लिए, उस टाइम आपकी टीम के लिए, कुछ ऐसा आपको याद आ रहा हो, जो ऐसा कोई डिसीज़न जो आपको शायद आज भी याद आता हो कि ऐसा मैंने ले लिया तो अच्छा था, या फिर नहीं लेता तो ज़्यादा अच्छा होता? कुछ कुछ भी इस तरीके का अगर आपको याद आ रहा हो तो? 2001 की बात है। जी। हम लोग पुंछ के इलाके में डिप्लॉयड थे, मेरी यूनिट लगी हुई थी। एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट के अंदर हमें पता चला कि कुछ एक पाकिस्तानी ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। उनके साथ में हमारे गांव का एक लड़का है जो कि गाइड के तौर पे वो पकड़ के उसको जबरदस्ती लेकर आ रहे थे। और जब जैसे ही खबर मिली तो जिस रास्ते से तकरीबन वो आ रहे थे उसके चारों तरफ हमने एक जगह पर एम्बुश लगाया, चारों तरफ पूरी यूनिट के रिक्वायर्ड जवानों के साथ में। और हम एम्बुश लगा के बैठ गए। सुबह का तहलका 3-4 बजे का वक्त होगा, जबकि जब मिलिटेंट आमने सामने आए तो फायर हुआ, उन्होंने फायर किया, हमने फायर किया। और एक खबर आई कि जी वो गाइड जो था हमारे गांव वाला लड़का, वो उसको गोली लग सकती है। तो मेरे जो सीओ थे उन्होंने वो अपनी जगह से बाहर निकल के आए, उन्होंने अपना हाथ लहराया और उस तरफ मैसेज किया कि अपने सिविलियन को नहीं मरने देना है। जैसे ही उन्होंने ये किया और उसी क्षण मैंने देखा कि वो बोलना बंद हो गया अचानक। मैं दूसरी जगह लगा हुआ था, रेडियो सेट पे चेक किया तो खबर मिली, रेडियो ऑपरेटर ने बताया कि सीओ को गोली लग गई। सीओ वाज इवैक्यूएटेड। मैंने टेक ओवर किया, है ना, सेकंड इन कमांड था मैं। टेक ओवर किया, बात हो गई, उस ग्रुप को हमने मारा, उसके बाद एक्शंस चलते रहे। लेकिन 2-3 महीने तक मैं किसी और मिलिटेंट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट किया हो या नहीं किया हो, मैं मार नहीं पाया उस इलाके के अंदर। तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने देखा कि यार इस इलाके के अंदर तो काफी अटेम्प्ट होते हैं, शायद तुम नाकाबिल हो, मार क्यों नहीं पा रहे। अच्छा, आप पे सवाल खड़ा हुआ है। जी। और जब मुझे ये बोला गया बहुत सीनियर ऑफिसर्स में कि यार तुम क्यों नहीं कर पा रहे, तो मैंने कहा सर ये गेम इंटेलिजेंस का है कि अगर आपके पास खबर है कि मिलिटेंट कहाँ से आ रहा है, उसका ग्रुप इन्फिल्ट्रेट कर रहा है या एक्सफिल्ट्रेट कर रहा है, तब आप जाके उस इलाके में उस जगह पर कार्रवाई कर सकते हो, उनको जी एम्बुश लगा के मार सकते हो। और मैं नया नया उस इलाके में आया था, यूनिट अभी आई ही थी और मेरे पास ऐसा कोई नेटवर्क था नहीं जो मुझे इंफॉर्मेशन दे दे। तो मैंने कहा ठीक है सर। वो सीनियर ऑफिसर चले गए, मेरे ब्रिगेड कमांडर थे, वो मेरे साथ खड़े रहे थोड़ी देर। उन्होंने कहा जीवन, द फील्ड इज ओपन। आई स्टिल रिमेंबर हिज सेंटेंस। बोलते हैं वो फील्ड इज ओपन, प्रूव इट। जी। मैंने कहा ठीक है सर, गिव मी सम टाइम। क्योंकि इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि तुम कल मेरे बिल्कुल खबरी बन जाओगे। और जैसे ही खबरी की बात उस इलाके में फैलती है, वो मिलिटेंट आके उसी को मार देते हैं। जी। तो अगर आपका कोई सोर्स है, इंफॉर्मेशन है, तो आप किसी को बता नहीं सकते कि आप मुझे मदद कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जी। क्योंकि मिलिटेंट आके आपको मार देंगे या गांव में उसके बाप को मार देंगे, माँ को उठा के ले जाएंगे, बहन को उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल। वो तो आवारा है ना, किसी को मार सकता है, एफआईआर भी नहीं लॉन्च हो सकती थी। जी। मेरे खिलाफ हो सकती थी। आज के दौर में हम देखते हैं कि साइबर वॉरफेयर्स हो रहे हैं, किस तरह से जो पूरा एक दूसरे पे देशों के बीच में जो भी पॉलिसीज थी उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो वो तो बहुत ही आज के और आपके टाइम में क्या लगता है आपको कि मतलब किस तरह से क्या अब आसान हो गए हैं जो ऑपरेशंस करना, या पुराने टाइम में उस समय जो मुश्किलें थी क्या वो अब हट गई हैं सारी? बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंट हो गया है जी। अब मैं बैटलफील्ड देख सकता हूँ। स्पेस के अंदर हमारा कैमरा मुझे दिखाता है पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे उसका मिलिटेंट कैंप है, कहाँ पे उसकी सेनाएं हैं, कहाँ पे उसके लीडर्स हैं। तो मेरे लिए उनको मारना बहुत आसान हो गया। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान में आकर के बिन लादेन को मार सकता है, अमेरिका वेनेजुएला में जाकर के उसके प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकता है, तो भारत हाफिज सईद को क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन क्या मैं उसकी खबर मीडिया पे दूंगा? आप जैसे रिपोर्टर को दूंगा क्या मैं? आप तो बैंड बजा दोगे, प्रेस मीटिंग मांगोगे,
क्या मुझे प्रेस मीटिंग में बोलने की जरूरत है? तो हमको समझदारी से काम लेना है, चाहे मैं मिलिट्री वाला हूं या आप रिपोर्टर हैं। जी। आपको भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि दुश्मन को मदद मिले। और मुझे बिल्कुल। सजग होने की जरूरत है जी सर। कि मेरे देश के अंदर ही बहुत सारे गद्दार हैं, अलग अलग जी रूप के सर, अंदर, आपने अलग बिल्कुल अलग जगह सही पर। कहा कि हमें ये देखना चाहिए किस तरह से भारत उभर रहा है। माना कि बहुत सारी ताकतें होंगी जो हमें रोकने की कोशिश करेंगी, पर हमें ये समझना है कि उभरते भारत में कितनी हमारी ज़िम्मेदारी है। जैसा कि आपने कहा था कि आप एक अब सोशल सोल्जर हो गए हैं और आप बांग्लादेश भी गए थे, आप पेपर प्रेज़ेंट करते हैं अर्थशास्त्र के ऊपर, तो उसके बारे में कुछ बताएँगे? हमने देखा हाल ही में बांग्लादेश में किस तरह से गुस्सा फैला हुआ है और चल रहा है सब कुछ, पर जब आप बांग्लादेश गए थे 2018 में, उस समय क्या स्थिति थी और आपने किन कुछ लोगों से बात करी? उस समय जो आपको महसूस हुआ और आज जो आप देख रहे हैं वहाँ हो रहा है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तब मैं सर्विस में था, जी, ब्रिगेडियर था। जी, और ढाका यूनिवर्सिटी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। जी, और चूंकि मैं अर्थशास्त्र पे लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, बातें बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाता हूँ, तो मुझे मौका मिला कि क्यों ना मैं ढाका जा करके इसको प्रेजेंट करूँ। तो मैंने अपना एक पेपर बनाया, उसका एब्स्ट्रैक्ट उनको भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर मैंने भारतीय सरकार को रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे ये जाकर के पेपर प्रेजेंट करने दीजिए। एंड वेरी काइंड ऑफ आर्मी और भारतीय सरकार, जिन्होंने मुझे सर्विस में रहते हुए इंडिविजुअली जाकर के कहीं और जी, पेपर प्रेजेंट करने की इजाजत दी। तो मैं वहां गया, वहां के इंटेलेक्चुअल लोगों से मिला, वहां के मिनिस्टर्स से मिला, वहां के प्रोफेसर से मिला, स्टूडेंट्स से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला। और उनको भी जब पता चला, तो उनको उनको मेरा एब्स्ट्रैक्ट, मेरा पेपर, वो सब मिला, तो उनको पता चला कि भारत का एक ब्रिगेडियर आ रहा है। बस जब मैं ये बातचीत कर रहा था कि भी बांग्लादेश के लिए उनके हक में क्या है, उनको किस चीज में फायदा है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव और सपोर्टिव रहा। अभी के जो बांग्लादेश के मैं हालात देख रहा हूं, ये कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। दूसरे देशों का इंटरप्शन बीच में है। जो मुस्लिम जमायतीज हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आ गए हैं। हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपना समाज, अपना देश खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को निकाल करके हटा देते हैं और अमेरिका से मिस्टर यूनुस को ला करके रखते हैं, जो कि नोबेल अवार्डी है। इससे पहले नेपाल के अंदर हंगामा हुआ था, बिल्कुल। उनकी गवर्नमेंट गिराई गई थी और वो भी डीप स्टेट के द्वारा किया गया था। मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि एक जवान जो होता है, वो सीमा पर अपने परिवार को पीछे छोड़ के खड़ा होता है। तो आपके लिए कुछ ऐसा आप कोई मुझे ऐसा कुछ अनुभव बताएँगे, जब आपको जैसे डिसीज़न लेने हों, पड़े हों, जब आपको ड्यूटी और फैमिली के बीच में चूज़ करना हो, कुछ ऐसा आपको याद हो? हमारी और मिलिटेंट की और दुश्मन की दोस्ती है, वो जारी रहेगी। जब वर्दी में है, ड्यूटी के अंदर है, तब सिर्फ एक ही ध्येय है, एक ही जी, ध्येय है कि किसी भी तरीके से दुश्मन हम पर हावी ना हो पाए। बिल्कुल। वो चाहे बॉर्डर पे मुझे लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोली चलानी पड़े, टेररिस्ट के साथ पर लड़ाई सर लड़नी घर पड़े। में तो हावी हो सकते हैं बच्चे और पत्नी कि क्या हुआ, कब छुट्टी मिलेगी, ये त्योहार भी चला गया। इस तरह से ये हावी तो ज़रूर हुए होंगे आप पे। मेरी शादी 1989 में हुई थी जी, और उन दिनों मैं बॉर्डर पर ही था। अच्छा। और जब शादी की बात और ये सब चल रही थी, तो चूंकि मैं बॉर्डर पर था, तो घर आना मुश्किल सा दिख रहा था। और जिस दिन शादी की डेट भी तय हो गई, मेरी तरफ से, इन लॉज की तरफ से तय हुआ कि जी हाँ, लड़का आ जाएगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं नहीं आ पा रहा था। तो वहां से रिक्वेस्ट आई कि छुट्टी ले लेना और आ जाना। तो मैंने भी कहा कोशिश करता हूँ, मिल जाएगी, आ जाऊंगा। लेकिन जब नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सीओ को बोला, आप एक तलवार घर भेज दीजिए, उसी से शादी हो जाएगी, बाद में देखेंगे। पर फिर माहौल कुछ ऐसा बना कि मैं आ पाया। एज ए सोल्जर मुझे ये समझने की जरूरत है कि जी, मेरे लिए धर्म उस वक्त कौन सा ज्यादा जरूरी है? देश धर्म जरूरी है या पत्नी धर्म जरूरी है, मातृ धर्म जरूरी है, पुत्र धर्म जरूरी है? ये समझने की जरूरत है। और अगर हम सब ये देशवासी समझे कि आप किस रोल में हैं, उस रोल में आपका धर्म क्या है, तो मेरे ख्याल से कहीं भी कोई विक्षिप्ति नहीं होगी।
बिल्कुल सही आपने कहा कि एक अगर सैनिक वहाँ खड़ा है तो एक परिवार है, उसके पीछे है, उसे पता है कि वो लोग हैं और एक सिर्फ़ सैनिक ही नहीं खड़ा वहाँ पे, मुझे लगता है कि पूरा परिवार ही वहाँ खड़ा है, जो उसके पीछे है और वो बिल्कुल। जानता है, वो भी उनका निरंतर हर दिन की उस समय की आप बात कर रहे हैं जब तो फ़ोन भी नहीं थे। तो बस उस समय तो वो विश्वास ही था कि हाँ, हमारा बेटा या हमारा जो भी है वो वहाँ खड़ा है और देश के लिए खड़ा है पहले, हमारे लिए भी है पर देश के लिए पहले है। इसी से मैं आना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि देशभक्ति नारों में देखने को मिल रही है, लोग नारे लगाते हैं बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ होने लगी हैं, लोग अपनी मामूली सी चीज़ है कि अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर बदल लेते हैं। ऐसा लगता है कि देशभक्ति में आ रहे हैं हम, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या देशभक्ति कर्तव्य से ज़्यादा है या ये नारों से या छोटी-छोटी चीज़ें हम जब जो हमें ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम कर रहे हैं, उसमें ही लगता है लोगों को कि हम देशभक्ति कर रहे हैं। पर क्या ऐसे कर्तव्य हैं, क्या कुछ आज का युवा कर सकता है, जो वो अपनी देशभक्ति जो वो सही तरीके से उस कर्तव्य को निभा सके? आपको क्या लगता है, किस सही तरह से? बोला, आप सही अर्निशा आप सही बोल रही हैं कि देशभक्ति दिखाने से नहीं आती है, जज़्बा मन में होता है। कुछ कर गुज़रने का था मन में ऐसा एहसास कि जब मैं चला, तो देश के काम आया। और वो देश के काम आप किस तरह आते हैं, वो बड़ी बात है जी, कि सिर्फ मैं सैनिक हूं इसलिए मैं देशभक्ति कर रहा हूं और आप रिपोर्टर हैं तो आप नहीं कर रहे, ये कैमरामैन है तो ये नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। हम सब जब समाज में रहते हैं तो किसान से लेके इंजीनियर से लेके स्पेस साइंटिस्ट से लेकर हर मेंबर सोसाइटी का, हर नागरिक, हर बालक, हर नौजवान इस देश का वो देशभक्त है जो अगर अपना धर्म निभा ले, जिस भी चीज में वो अच्छा है उसको उसमें माहिरता हासिल कर ले और अगर उसमें अपनी उपलब्धि हासिल करता तो मेरे ख्याल से वही देशभक्ति है। अगर एक किसान भोजन न दे तो आप और मैं बिल्कुल, जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर हमें ये ज्ञान शक्ति प्राप्त ना हो गुरुओं द्वारा तो हम अंधे कहलाएंगे। बिल्कुल। ज्ञान है लेकिन चक्षु नहीं है, ज्ञान चक्षु नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी नागरिकों को और ये सब जानते हैं, उनमें से कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ जागृति ये जगाने की जरूरत है कि आइए मिलकर के सब काम करें। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगामी दिनों में 15 जनवरी को आर्मी डे है और जयपुर में पहली बार ये आर्मी डे परेड होने जा रही है। तो ऐसे जो आयोजन होते हैं, वो किस तरह से सिविलियंस को और ज़्यादा आर्मी के करीब लाते हैं और किस तरह से उससे पता लग पाता है कि क्या-क्या हमारे आर्मी के पास शक्तियाँ आ गई हैं, सबका प्रदर्शन वहाँ होता है। तो ऐसे आयोजनों के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है। बहुत ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा-सा कंपैरिज़न देना जी, चाहूँगा कि अगर आप हमारे इतिहास में जाएँ, भारत के इतिहास में जाएँ, तो जब-जब भी देश की लड़ाई होती थी और जो सेना या लश्कर चलता था, वो गाँव से, शहरों से उठ कर के लोग अपने-अपने घोड़े लेके, अपनी तलवार लेकर के राजा के साथ आते थे और राजा भी सबको ऐलान करता था कि हमारे इस तरह से दुश्मन है, ऐसी कहानी है, जो-जो नौजवान आना चाहता आ जाए। और वो सेना बनती थी और पूरा पूरा राज्य अपने तरीके से उस प्रोजेक्ट को या उस वॉर की तरफ निकल पड़ता था। कंट्रीब्यूशन करता था कि सैनिक सैनिक के तौर पे जाएगा और बाकी जो सपोर्टिंग आर्म्स और सर्विसेज है वो उस तरह से जाके करती थी और वो सैनिक और वो संस्था उसी समाज से आती थी। जी, आज के परिप्रेक्ष्य में आ जाओ, जी, अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया काम किया कि जहां जहां हमारे शहर थे, गांव थे, छावनियां वहां से उठा करके मीलों दूर लगा दी। यानी सैनिक को अपने बेस से काट दिया उसने जी, अपने फायदे के लिए और सैनिक और समाज के बीच में वो दूरी बना दी। आप देखिए अपने फायदे के लिए अंग्रेजों ने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया। उन दिनों कोई परेड नहीं होती थी। 1947 के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है और 1950 से ये छोटी मोटी परेड का आयोजन और ये सब शुरू हुआ है। तो अभी जरूरी है कि आम नागरिक को बताया जाए कि हमारी सेनाएं क्या है, क्योंकि इन्हीं नौजवानों ने, इन्हीं बच्चों ने में से कुछ ने जाकर के ज्वाइन करना है जैसे पहले करते थे। बिल्कुल। और अगर आप उनको मिला के नहीं रखते हैं तो आप तो उसके बीच में फावड़ा चला रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। देश, समाज और सेना एक ही है, एकजुट हैं।
अगर अंग्रेजों ने अलग करने की कोशिश की थी, तो अभी हमको शामिल होकर के, इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जहाँ तक 15 जनवरी की आप बात कर रही हैं, 15 जनवरी वो स्पेशल डे है जबकि भारत के अपने सैनिक ने जी, पहली पहली बार। बार भारतीय सेना की कमान जी, संभाली। जनरल के.एम. करियप्पा, जी, जो बाद में फील्ड मार्शल जी, बने, तो 15 जनवरी 1947 को उन्होंने जब भारतीय सेना की कमांड संभाली थी, उस दिन को हमने रिकॉग्नाइज किया कि आइए हम सब मिलकर के इसको सेना दिवस के तौर पे मनाएं। जी, तो सेना दिवस के तौर पे मनाते थे। पहले इस परेड दिल्ली में होती थी, 26 जनवरी का ये प्रीकर्सर हो जाता था। जी, और अभी जो नई पॉलिसी आई है बहुत खूबसूरत लगती है मुझे, कि यही परेड दिल्ली में ना हो करके हर स्टेट कैपिटल में हो और बाकी शहरों में भी हो। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है, जबकि आम नागरिक अपने आप को सेना के नजदीक पाता है, सैनिकों से मिल पाता है, वो किस किस्म के हथियार इस्तेमाल करते हैं, कैसे गैजेट्स हैं, कैसे वो लड़ाई लड़ेगा, इस बात को वो समझने जी। में सहायक होते हैं। और ये बड़ा अच्छा इंटीग्रेशन है। आजकल सुनने में आता है कि जो जनरेशन जी है, जेन ज़ी है, वो किस तरह से जैसे हमने आस-पास के देशों में देखा कि थोड़ी दूर जाती जा रही है और ये सब थोड़ा एक उनमें अलगाव-सा आ रहा है। आपने कहा कि साथ रहना चाहिए, कैसे अंग्रेज़ों के समय छावनी दूर हो गई थी और सेना और जो जनता थी वो दूर हो गई थी, परंतु आज पास आ रही है। हम देख रहे हैं कि पर हमारे देश में लगातार युवा सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी भी वो एक युवा सपना देखता है, अपना भविष्य देखता है कि मैं सेना में जाना चाहता हूँ। तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। अभी भी ये देखने की जरूरत है कि आज भी 70% भारत गांवों में बसता है। जी, तो भारतीय सेना के अंदर भी वही नौजवान आएंगे ना। तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 70% युवा तो उन्हीं गांवों से आएंगे, और वो बहुत बड़ी मेजोरिटी है। जी, इसलिए जरूरी है कि इन युवाओं को बताया जाए कि भविष्य में उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जो लड़का, जो लड़की, नौजवान देश के जिस विभाग में जाना चाहे उसके लिए स्वतंत्रता है। भारतीय सेना में भी आप वॉलंटरी सर्विस में आते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करता कि जी जबरदस्ती आना है। आपकी इच्छा है आइए, जी, नहीं आना है मत आइए। लेकिन इतना क्रेज है गांव के नौजवानों के अंदर खास तौर पे, कि एक बार सेना में आ गए तो दो बातें हो जाती है। एक तो नौकरी पक्की हो जाती है, और दूसरा देश के लिए गौरवमयी जी, समय वो निकालने को का मौका उसको मिलता है। और अभी आजकल वो अग्निवीर स्कीम आ गई जी, है, तो उसमें थोड़ा फिल्ट्रेशन भी हो जाता है कि जो अच्छा नौजवान है वही आगे जाएगा। दूसरा है वो और जगहों पर जाकर के देश के किसी भी विभाग में जाके अपना योगदान दे सकता है। और मैं समझता हूँ जो जेन जी की आपने बात की है, जेन जी टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और माँ बाप या गुरु की बजाय वो शिक्षा ज्ञान वहाँ से जी, लेता है। तो पहले तो हमको उस टेक्नोलॉजी को भी मैनेज करने की ज़रूरत है कि जेन जी को काम की चीज़ मिले। जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा समुंदर है, दोनों ही चीज़ हैं उसमें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जी, बच्चों को आजकल देखने नहीं दिया जाता, और देशों में भी ये स्कीम्स चल रही जी, हैं। क्या हमें लगाने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है, हर घर के अंदर हम आज भी इतनी मजबूती से अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। जी, समस्या मैं समझता हूँ कि जब बाहर आते हैं समाज से, गांव से, शहर के अंदर और कमर्शियल वर्ल्ड के अंदर आते जी, हैं, तब थोड़ा सा रंग लग जाता है। और वो रंग हमको भारतीय रंग में रंगे रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। जेन जी वो जनरेशन है जिसको कि संस्कृति की, ज्ञान की बहुत जरूरत है। जी, वेस्टर्न ज्ञान तो आकर के हमारी फैमिलीज को तोड़ेगा, और ये हमारा अपना ही सांस्कृतिक ज्ञान है जो समाज को जोड़े रखेगा, देश को जोड़े रखेगा। और जब तक देश जुड़ा है तब तक आप और मैं सुरक्षित है, जेन जी सुरक्षित है। बिल्कुल, सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि किस तरह से देशभक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और पूरी निष्ठा से निर्वहन करने का है। अगर हम हमारे जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उनको हम ज़रा-सा सेल्फ़िश होके अगर उन्हीं कर्तव्यों को बहुत ही अच्छे से करेंगे, तो हम ना केवल अपने लिए परंतु पूरे देश के लिए एक सशक्त नागरिक बनेंगे और अपने देश सेवा में भी काम आएगा ये सब।
सर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी पॉडकास्ट के दूसरे शो के लिए। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।